दोस्तों, एक लड़की जो खुद पुलिस वाले की बेटी रहती है, उसकी मम्मी भी पुलिस में होती है और उसके पापा भी पुलिस में होते हैं और वो लड़की खुद एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना लेकर डेली कोचिंग जाती है। साथ ही उसने 12वीं में 88% मार्क्स के साथ पास भी होती है और साथ ही अपने घर वालों का और अपना सपना पूरा करने के लिए रोज मेहनत करती थी। लेकिन एक दिन अचानक उस बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके सपने ही नहीं बल्कि उसका आत्मसम्मान तक तार-तार हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल की बात है। एमपी जोन 2 में एक कोचिंग सेंटर होता है जहाँ पर आईएएस की तैयारी कराई जाती है। एक बच्ची जिसकी उम्र महज 19 साल थी, उसने अभी 12वीं की लास्ट ईयर पास करके इस साल ही कोचिंग ज्वाइन की थी, जो कि विदिशा की रहने वाली थी। डेली उस कोचिंग आती थी और कोचिंग से जैसे कोचिंग समाप्त होती थी, वो कोचिंग समाप्त होने के बाद वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जाती थी और रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन से वो डेली अपने घर जाती थी, यानी उसका डेली का अप डाउन था विदिशा से भोपाल। एक दिन रोज की तरह वो बच्ची अपने कोचिंग सेंटर से छुट्टी जैसे ही होती है, वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। तभी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर शाम का वक्त था, थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। जब लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है, लेकिन अब लड़के का हाथ था, फिजिकल स्ट्रेंथ हमेशा लड़कों में ज्यादा होती है। वो काफी जोर से उसका हाथ खींचता है और उस वजह से वो लड़की उसकी तरफ खींची चली जाती है। वो खूब जोर से चिल्लाने की कोशिश भी करती है। इससे पहले कि उसकी आवाज लोगों तक पहुंच पाती, उसका एक दोस्त आ जाता है और वो उस लड़की का मुंह जोर से दबा देता है, जिससे कि उसकी आवाज ही नहीं निकल पाती। और अंधेरा होने ही वाला था। वो चोरी छुपके उस लड़की का मुंह दबाकर वहां से जैसे तैसे ले जाते हैं और वहां पर पास में ही एक पुल होता है, जो क्रॉसिंग पुल होता है, उस पुलिये के नीचे ले जाते हैं। हालांकि वो बच्ची लगातार रोने की कोशिश कर रही थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जो दोनों लड़के थे उसको इतनी बुरी तरीके से पीटे जा रहे थे, मार रहे थे से। वो लड़की बोलती है कि तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो, आखिर मैंने किया क्या है? लड़का बोलता है कि तुम सिर्फ अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने एक भी शब्द मुंह से निकाला तो और पीटेंगे। लड़की बहुत दर्द से कराह रही थी, क्योंकि उसके अंदर अब और भी मार सहने की शायद शक्ति नहीं बची थी। पुल जो कि आवागमन के लिए बनाया जाता है, सैकड़ों लोग वहां से आ जा रहे थे उसी पुल के ऊपर से, लेकिन पुल के नीचे इतना बड़ा कांड हो रहा है, इतना अनर्थ हो रहा है, किसी को कोई अंदेशा नहीं था और ना ही उस बच्ची की आवाज उन गाड़ियों के शोर तक किसी के कानों तक पहुंच पा रही थी। जब मार पीट कर वो लड़की पूरी तरीके से निशक्त हो जाती है, तो वो जो लड़के होते हैं दोनों, उस बच्ची के सारे कपड़े उतार देते हैं और उसके बाद एक एक करके उसका रेप करते हैं। रेप करने के बाद जब उनको थोड़ी थकान हो जाती है तो उस लड़की को उसी अवस्था में वहीं छोड़कर और चाय की टपरी पर चले जाते हैं, जो कि वहीं से थोड़ी महज 50 कदम समझ लीजिए पास में ही था, क्योंकि लड़की के पास एक भी कपड़ा नहीं था शरीर में, इसलिए वो चाह कर भी ना तो जा सकती थी और दूसरी तरफ उन लड़कों ने उस लड़की के ही कपड़े उतारकर उसके हाथ पैर बुरी तरीके से बांध दिए थे और साथ ही उसी का कपड़ा मुंह में ठूस दिया था, ताकि वो किसी तरीके की कोई आवाज भी नहीं कर सके। अब उनको ये पूरा यकीन था कि हम कहीं भी जाएं, लेकिन ये लड़की यहाँ से हिल भी नहीं सकती। वो वहां जाते हैं, चाय की टपरी पर चाय पीते हैं, कुछ स्नैक्स खाते हैं, क्योंकि उनको थकान हो रही थी, भूख लग रही थी, और वो खा पी कर वापस आते हैं।
जब वो वापस आते हैं तो वो 2 नहीं बल्कि वो 4 हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने अपने 2 और दोस्तों को शामिल कर लिया था। अब वो चारों वापस आते हैं और आकर चारों फिर से उस लड़की के साथ बारी-बारी से चारों रेप करते हैं। उसके बाद फिर उस लड़की को बांध कर मुंह में कपड़ा ठूसकर वहीं छोड़ देते हैं। चारों वहीं थोड़ी देर बैठे रहते हैं, आराम करते हैं, कुछ सिगरेट वगैरह जो भी वो धूम्रपान करते थे वो लेते हैं। और जब आधा पौन घंटा हो जाता है, उसके बाद वो फिर से एक बार चारों बारी-बारी से उसका रेप करते हैं। और उसके बाद रेप करने के बाद उस बच्ची को बोलते हैं कि अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। और जैसा ही बच्ची ये सब सुनती है, वो बहुत रोने लग जाती है और उन सभी से हाथ जोड़कर पैर पड़कर गिड़गिड़ाने लगती है कि तुम लोगों को जो करना था मेरे साथ वो तो तुम कर ही चुके हो, लेकिन प्लीज मुझे मारो मत, मुझे जिंदा रहने दो। मेरी मम्मी दर्जी है, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, मैं बहुत एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। जैसे तैसे करके मैं अपने मम्मी पापा के लिए यहाँ पढ़ने आती हूँ, अपना सपना पूरा करने के लिए आती हूँ। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? खामखा तुम्हें पुलिस पकड़ेगी, जांच बढ़ेगी, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। और जब वो ऐसा गिड़गिड़ा रही थी तो उन 4 लड़कों में से एक लड़के को उसके ऊपर थोड़ी दया आ जाती है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि छोड़ दो, ये क्या ही बताएगी और इसके बताने से क्या ही हो जाएगा। ऐसा करके वो डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, इस लड़की को जान से नहीं मारते हैं। लेकिन अब वो लड़की जाती तो कैसे, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए एक भी कपड़ा नहीं था, क्योंकि वो जो कपड़े उसके बदन से निकाले थे उन दरिंदों ने, उन कपड़ों को फाड़ फाड़ कर उसके हाथ पैर बांध दिए थे, क्योंकि वो कपड़े पहनने के लायक ही नहीं थे। फिर उसी में से एक लड़का बाहर जाता है और उसके लिए कपड़े का इंतजाम करके लेकर आता है। उस लड़की को कपड़े दिए जाते हैं। कपड़े देने के बाद वो चारों दरिंदे वहां से भाग जाते हैं। लड़की जैसे तैसे अपने आप को संभालती है, उन कपड़ों को पहनती है और पहनकर वहां से निकल जाती है। महज 150 मीटर की दूरी रही होगी और पास में ही एक पुलिस स्टेशन था, जीआरपी पुलिस स्टेशन। जैसे तैसे लड़की वहां पहुंचती है। रात के करीब 11:45 का वक्त हो चुका था। जाकर वहां पे जो सिपाही एक रहता है ड्यूटी पर, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि सर मेरा एक कॉल करवा दीजिए, मुझे मेरे मम्मी पापा से अर्जेंट बात करनी है। हालांकि उस बच्ची के पास मोबाइल था, लेकिन उन दरिंदों ने उस बच्ची का मोबाइल, उसने जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहन रखी थी नाक कान में, उसके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ वो दरिंदे ले गए थे। उसके पास कुछ भी नहीं था। बहुत देर रिक्वेस्ट करती है, रोती गिड़गिड़ाती है, तब जाकर वो सिपाही उसको फोन देता है, जिससे वो लड़की अपनी मम्मी को फोन लगाती है और उसके साथ जो जो हुआ वो सारी घटना रो रो कर बताती है कि मम्मी मैं तो कोचिंग से आ रही थी, लेकिन एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया, दूसरे ने मेरा मुंह दबा लिया। और आगे की जो भी आपको स्टोरी मैंने बताई, ये सारा वृत्तांत वो अपनी मम्मी को फोन पे रो रो के बता रही थी और ये सारी बातें वहां पर खड़ा सिपाही सुन रहा था। जब सिपाही सुन रहा था, उसको लगता है कि ये खबर हमें हमारे सीनियर अधिकारी को बतानी चाहिए और वो जाता भी है, अपने सीनियर अधिकारी को भी बताता है जो उस वक्त वहां ड्यूटी पर थे। वो आकर सुनते भी हैं और लास्ट में वो मुस्कुराते हुए ऐसे स्माइल के साथ बोलते हैं कि वाह बेटा, स्टोरी तो तुम बहुत अच्छा बना लेती हो, कौन सी फिल्म देखी हो? अब आप सोचिए, जो लड़की अभी अभी इस हालत से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां तक पहुंची है और एक पुलिस होकर कोई सामने से इस तरीके से बात करे, उसके दिल पर क्या बीती होगी और उसका गुस्सा किस लेवल पे रहा होगा। लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते हैं। लड़की वहीं इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद जितना भी वक्त लगता है, उसके मम्मी पापा भी विदिशा से यहाँ आ जाते हैं। विदिशा से आने के बाद पता चलता है कि उसकी मम्मी कोई दर्जी नहीं थी और न ही उसके पापा मजदूरी करते थे, बल्कि वो दोनों ही पुलिस में थे।
उसके पापा जहाँ सब इंस्पेक्टर थे, वहीं उसकी मम्मी जो हमारे सीआईडी ऑफिस होता है उसके लिए काम करती थी। उसके बावजूद यहाँ तक कि उस बच्ची का कोई एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं था। उसके मम्मी पापा पुलिस होकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। जीआरपी पुलिस कहती है कि ये हबीबगंज थाने का मामला है। हबीबगंज थाने वाले कहते हैं ये एमपी एरिया का थाना लगता है, वहां पर जहाँ पे भी ये घटना हुई है। यानी कि पूरी रात उसके माँ बाप इधर से उधर पुलिस स्टेशन में भटकते रहते हैं, लेकिन कोई भी उस बच्ची की कंप्लेन नहीं लिखता है। दूसरा दिन होता है, सुबह के 11-12 बजने को आती है, लेकिन तब तक उस बच्ची की एफआईआर नहीं लिखी जा चुकी थी। सबसे बड़ा लड़ाई 3 पुलिस स्टेशनों के बीच यही थी। वो कहता वो एरिया लगता है, वो कहता वो एरिया लगता है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता था। और थक हार कर उसके मम्मी पापा अब ये डिसाइड करते हैं कि अब जो करेंगे हम ही करेंगे अपनी बेटी के लिए। और ऐसा सोचकर वो अपनी बच्ची को लेकर उसी पुल के पास आते हैं, उसी घटना स्थल पर जाते हैं जहां उस बच्ची के साथ ये घिनौनी वारदात की गई थी। जब वहां जाते हैं तो वहीं पर एक लड़का थोड़ी ही दूर पर छिपकर ये सब देख रहा था, जिसका नाम गोलू उर्फ बिहारी बताया जा रहा है। जैसे ही उस लड़की की नजर उस लड़के पे पड़ती है, वो अपनी मम्मी से जोर से चिल्लाकर बोलती है कि मम्मी यही है वो लड़का जिसने मेरे साथ गलत काम किया है। बस क्या था, इतना सुनना था कि उस बच्चे के माता पिता उस लड़के की तरफ भागते हैं। वो लड़का भाग देता है, काफी दूर तक दौड़ता रहता है, लेकिन बात बेटी की थी। मम्मी पापा हार नहीं मानते हैं और वो किसी भी हालत में उस लड़के को पकड़ना ही चाहते थे। और वो तब तक भागते रहते हैं उसके पीछे जब तक कि आखिर में उस लड़के को पकड़ नहीं लेते। उसके बाद उसके मम्मी पापा उस लड़के को पकड़ते हैं और घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उसको कहते हैं कि बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। और जब पुलिस वाले के सामने वो लड़का पहुंचता है, बहुत डर जाता है और उसने सारी घटनाक्रम बताता है। यानी जो जो उस बच्ची के साथ उन दरिंदों ने किया था वो सब कुछ बताता है, जो खुद वो लड़की पहले बता चुकी थी, जिस पर पुलिस को यकीन नहीं था। लेकिन अब जब वो लड़का ये सारी चीजें बताता है तो पुलिस को लगता है कि अरे ये लड़की तो सच कह रही थी, हमने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। अब तो एफआईआर हम ही लिखेंगे, क्योंकि आरोपी भी यही है और पीड़िता भी यही है। और इस तरीके से हमारे सीने पे एक गर्व की बात हो जाएगी कि हमने इतनी जल्दी आरोपी को पकड़ लिया। खैर, ये बात सोशल मीडिया पर आ जाती है और सोशल मीडिया में आने के बाद ये वायरल हो जाती है। और जैसे ये न्यूज़ वायरल होती है, वहाँ के जो एमपी के मुख्यमंत्री थे हमारे माननीय शिवराज सिंह जी, वो इस सारे घटनाक्रम को अपने संज्ञान में लेते हैं और जल्द से जल्द इस बच्ची को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ देते हैं। वहाँ के जो भी डीआईजी होते हैं उनको आदेश देते हैं कि जहाँ भी ये बच्ची कंप्लेन लिखाने गई थी और जो भी उस समय पर वहाँ पे अधिकारी ड्यूटी पर थे, जिन्होंने इसके साथ अभद्रता की या जिन्होंने इसकी बात नहीं सुनी, इसकी कंप्लेंट नहीं लिखी, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ सभी अधिकारियों के बीच के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जो एक आरोपी गोलू पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही पर 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही शिवराज जी इस मामले को फास्ट ट्रैक में डाल देते हैं कि जल्द से जल्द इन हत्यारों को, इन जो आरोपी हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। और महज 2 महीने की सुनवाई के बाद 28 दिसंबर 2017 को ही इसका फैसला आ जाता है। वहाँ की जो अदालत में रहती हैं, वहाँ की जज, वो उन 4 आरोपियों को एक सजा सुनाती हैं कि जब तक इनकी सांसें चलें, जब तक ये जिंदा रहें, तब तक इनको सलाखों के पीछे ही रखना है। इन्हें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इस तरीके से उन 4 आरोपियों को महज 2 महीने में सजा मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, उस बच्ची की शायद किस्मत बोले या समय बोले,
यहाँ तक कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो जो डॉक्टर्स रिपोर्ट में लिखते हैं वो ये लिख देते हैं कि इस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है इस बच्ची ने अपनी मर्जी से सब कुछ कराया है, यानी इसके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की है। और ये जब बात बच्ची और माँ बाप के सामने आती है तो ये प्रूव करने की बारी आ जाती है और ये सोशल मीडिया पर ये भी वायरल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि बात और बढ़ती, वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, डॉक्टर्स की जो टीम रहती है, वो माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे द्वारा ये गलती से लिख गया है, हम कुछ और लिखना चाहते थे लेकिन गलती से ये लिखा गया है। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि हम किस पे भरोसा कर सकते हैं अगर हमारे साथ कोई क्राइम होता है, हमारी रिपोर्ट गलत हो गई, पुलिस की बेटी होने के बावजूद पुलिस वाले रिपोर्ट तक लिखने के लिए तैयार नहीं थे, कैसे मिलेगा हमारे देश की बेटियों को न्याय। वो तो ये मामला सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हो गया था जो ये सारी बात सामने आ गई। अन्यथा हमारे देश में ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं रोज होती हैं जिनका किसी को पता भी नहीं चलता है और वो घटनाएं वहीं की वहीं दब जाती हैं, ना पीड़िता को इंसाफ मिलता और ना आरोपी को सजा मिलती। खैर दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सचेत करना है। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, जितना ज्यादा हो सके सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल से आभार। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। साथ ही अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे देश दुनिया की ऐसी ही हैरान कर देने वाली क्राइम खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम शो। जय हिंद, जय भारत।